हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट जो आज ही हो गई है, शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट पीसीबी 2022 तो ये जो टेस्ट है शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इसका जो पेपर आज हो चुका है, तो इसका फिजिक्स का जो पेपर डिस्कशन है वो आज हम करेंगे। फिजिक्स का पेपर डिस्कशन, तो ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर के बारे में, तो पेपर ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल बेस नहीं था, थियरी बेस ज़्यादा था। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं थे, ऑप्शन में जो है कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी। ऐसे थे क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशन भी था लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा आसान ही था, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे वहाँ पर, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपका रिजल्ट आपको कंफर्म मालूम होता है कि अरे हमारा कैलकुलेशन ये आ गया और ये इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन में थियरी थ्योरेटिकली आंसर है, ऑप्शन है, तो वहाँ पर हमारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए। तो देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर तो आपको मालूम है, तो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं यहाँ पर, बस क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आपको दे दिया है। अरे अब इस तरह से एक मिरर है कोई ऐसा, इस तरह से, ओके, प्लेन मिरर, और ये लाइट इस तरह से वहां पर इंसिडेंट कर दी है। और क्वेश्चन पूछा है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर एज शोन, देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको पूछा है और इसमें ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सरफेस ऑफ प्लेन मिरर एज शोन, तो नॉर्मली रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पर, नॉर्मली। ओके, अगर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता तो इस तरह से आगे चली जाती लाइट। ओके, और डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन आपको पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? सो एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज द एंगल इन बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसे ही नॉर्मली हम इंसिडेंट करेंगे प्लेन मिरर पे लाइट, ओके, तो इसी डायरेक्शन में वापस भी जाएगी। ओके, तो रिफ्लेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, और एक्चुअल पाथ ऐसे है, तो एक्चुअल पाथ का डायरेक्शन ऐसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन इस तरह से, और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो सी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। जैसे हम देखते हैं ना यहाँ पर, जैसे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऐसा है, ओके, इस तरह से, और रिफ्लेक्शन इस तरह से है, रिफ्लेक्शन, तो ये इंसिडेंट रे का पाथ, तो ये जो होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये जो पूरा एंगल यहाँ पर। तो इसी को, अब ये इसी डायरेक्शन में और ये उल्टा इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो ये 180 हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम उसको 180 लिख सकते हैं। ओके, तो पहले का जो ऑप्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, पहले का ऑप्शन सी ऑप्शन, मतलब 31 जो है फिजिक्स क्वेश्चन नंबर जो है फिजिक्स पेपर, तो 31 आ गया सी ऑप्शन। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32। तो ये 31 हो गया। अब 32 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अब यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, तो यहाँ पर पूछा है व्हेन, क्वेश्चन है व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस अलोंग अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके, तो इसके ऑप्शंस जो दे दिए है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑल कलर्स इज सेम, फोकल लेंथ ऑफ ऑल कलर इज सेम। तो ये फोकल लेंथ जो है सब कलर का सेम होता है क्या? नहीं होता है। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड होता है। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। फोकल लेंथ फॉर, फोकल लेंथ, सेकंड क्वेश्चन है, फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर, फॉर वायलेट कलर इज द शॉर्टेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट। तो पहले ऑप्शन में लिखता हूं यहां पर और बाद में डिस्कशन करेंगे। फोकल लेंथ, focal length for yellow color is the longest, yellow color is the longest। और डी ऑप्शन है यहाँ पर, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, रेड कलर इज द शॉर्टेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट।
यस। तो सनलाइट है, अब सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस पे ये जो लाइट रेज है, सन रेज, इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर पूछा है फोकल लेंथ ऑफ ऑल कलर इज द सेम, तो फोकल लेंथ सारे कलर्स के सेम होते हैं क्या? ओके, तो नहीं होता है। फोकल लेंथ डिपेंड्स किस पे होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड होता है। अब जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका फोकल लेंथ कम होगा, जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। डिपेंडेंसी कैसी है? तो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर हमारे पास एक फार्मूला भी है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, एक बेसिक फार्मूला भी है हमारे पास। ओके, तो ये म्यू और ये फोकल लेंथ, ये दोनों का रिलेशन अगर देखा जाए तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, मतलब हम लगा सकते हैं ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है? तो बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके, तो अब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इज लार्जर, ओके, ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, तो फोकल लेंथ उसकी कैसे होगी? मिनिमम, या फिर हम उसको बोलते हैं शॉर्टेज। तो ऑप्शन आ जाएगा अपना बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फोकल लेंथ डिपेंड होता है, याद रखना। और कैसे डिपेंड है? इनवर्स में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाएगा, तो शॉर्टेज। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33, ये फिजिक्स के बारे में चल रहा है। The wide field of view can be obtained using the following optical instruments. तो वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड नॉट वाइल्ड, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से दे दिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए? पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर। अच्छा, ये ए बी सी नहीं लिखना है यहाँ पर हमें, ये तीन लिखता हूँ यहाँ पर दो। ओके, तो जिस तरह से दे दिया है वैसे 1 2 3 4 के फॉर्मेट में। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला है प्लेन मिरर। क्या वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है? नहीं देता। कॉनकेव मिरर देता है क्या? नहीं देता। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और फोर्थ जो है वो है ऑल दी अबोव, ऑल दी अबोव। ओके, क्या है? सारे वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा फोकस जो बड़ा होता है। और ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे हम लाइट रेज अगर हम इंसिडेंट करते हैं, ओके, कोई लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से डाइवर्ट होके चले जाएंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत ज्यादा रहेगा फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? 3, सो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नंबर 4, आइडेंटिफाई। बहुत मतलब कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी है यहाँ पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है जो कंफ्यूजन वहां पर हो सकता है, देखेंगे। अब क्वेश्चन 34 में आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, यस, क्या मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये सही है। देखते हैं अगला, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। ये तीनों भी सही है। और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल दी अबोव, ऑल दी अबोव, ये तीनों भी सही है। इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे कि पहला वाला ऑप्शन, अच्छा ये बी सी डी में लिखने की आदत हो चुकी है, तो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में लिखेंगे, 1 2 3 4 फॉर्मेट। ओके, ए बी सी डी आदत हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है मैग्नेट की, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, तीनों भी है, लेकिन इसका मतलब 1 2 3 नहीं लिख सकते हम, तो क्या लिखेंगे? सही ऑप्शन ऑल दी अबोव। तो क्वेश्चन 34 आ जाएगा 4 ऑप्शन। ओके, ऑल दी अबोव।
तो ABCD के फॉर्मेट के बजाय आप ऐसा लिखना शुरू कर दो। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, चूज द रॉन्ग one about the electromagnet. Choose the wrong, अब छोटा क्वेश्चन है तो लिखता हूं यहां पर, चूज द रॉन्ग वन अबाउट, थ्योरी बेसिक क्वेश्चन है सारे मैक्सिमम अबाउट, लेकिन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि होता क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कैलकुलेशन है, तो तुम्हें पता होता है कि ऑप्शन क्या सही है और क्या गलत है, कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चलता है, लेकिन इसमें मतलब कंसेप्ट ही मालूम होना चाहिए थ्योरी बेस, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कभी कभी। अब 35 में चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग वन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है? इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, तो ये मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, ये सही है लेकिन ऑप्शन में सही नहीं है। ओके, सेकंड, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना है, देखना है हमें, ये तो सही है। इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यस, इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? यस, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, थ्री, नंबर थ्री, its polarity can be changed, its polarity can be changed, its polarity can be changed by changing the direction, by changing the direction of current, of current in the coil, in the coil। और नंबर फोर दे दिया है, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये देखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ओके, टेम्पररी मैग्नेट है, तो ये सही है। इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसकी पावर भी हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। इट्स पोलरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ, मतलब पोल जो है, तो ये पोलरिटी जो है, तो पोलरिटी भी यहाँ पर चेंज होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, तो इसकी स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे करंट की मात्रा बढ़ाकर हम उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा इंक्रीज करंट ज्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसकी स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 35 जो है, तो ये आ जाएगा 4, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे, 36, 36, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रेंथ ऑफ, तो छोटा क्वेश्चन है तो लिखते हैं, बड़ा है तो नहीं लिखेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, किस पे डिपेंड है? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो हम जानते हैं कि कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाते हैं, ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इस पे डिपेंड है। तो देखते हैं आगे, द करंट इन द
सोलेनॉइड, द करंट इन दी सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो जाता है, द करंट इन द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में करंट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी इसकी। ओके, नंबर 3, थर्ड है द नेचर ऑफ द कॉइल मटेरियल, द नेचर ऑफ द कॉइल मटेरियल। तो ये तीनों पे डिपेंड है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन। तो ये नेचर, जो कॉइल कौन सा नेचर का है, ओके, कॉपर है या फिर कोई आयरन है या फिर कोई और मटेरियल है, तो इस पे भी ये डिपेंड है। 4, ऑल दी अबोव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आ जाएगा नंबर 4, ऑल दी अबोव। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन। ये सारे तीनों चीजों पे ये स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिपेंड होती है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 4 आ जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में अब देखो, द चार्ज ऑफ 0.01 कूलम इज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज जो दे दिया है वो कितना है? 0.01 कूलम इज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकंड। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ओके, द करंट स्ट्रेंथ इन द एम्पियर। तो करंट आपको यहाँ पर पूछा है। तो करंट क्या होता है? बेसिकली चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, खत्म। और इसमें चलो ऑप्शंस जो दे दिए, पहले ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10 रेज़ टू द पावर -1 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन है 10 रेज़ टू द पावर -2 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर। और फोर्थ ऑप्शन है 10 रेज़ टू द पावर -4 एम्पियर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आसान सवाल पूछा है। तो करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो करंट क्या हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो आई दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज देखो यहाँ पर क्या है? 0.01 और टाइम कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड दे दिए। तो ये क्या आ जाएगा? 0.001। इसका मतलब क्या है? 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन आ जाएगा अपना, व्हाट इज दैट? 3। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। 38। अब देखो, ये करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो करंट दे दिया है 0.25 इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर -2। ओके, क्रॉस सेक्शन कुछ तो यूनिट ऐसा दे दिया। द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आपको क्यू पूछा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 12 सेकंड। तो ये 12 सेकंड, बस यही अभी जो क्वेश्चन था जिसमें हमने करंट निकाला था, अब चार्ज निकालना है, खत्म। तो ऑप्शन है यहां पर देखो, 3 रेज़ टू द पावर 0 कूलम। सेकंड ऑप्शन है 3 रेज़ टू द पावर 1 कूलम। 3 ऑप्शन है 3 रेज़ टू द पावर 2 कूलम। और फोर्थ ऑप्शन है 3 रेज़ टू द पावर 3 कूलम। ओके, अब देखो यहाँ पर, ये इस तरह से पावर के फॉर्म में आपको पूछा है। यहाँ पर आपको जो है ये पावर के फॉर्म में पूछा है, तो लिखेंगे। अब ये इस तरह से क्वेश्चन है, तो चार्ज, तो ये चार्ज किसके बराबर है? करंट इनटू टाइम के बराबर, बराबर है। तो चार्ज किसके बराबर है? करंट इनटू टाइम। तो आपको पूछा है क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू करंट इनटू टाइम। तो करंट है 0.25 और टाइम है 12। तो कितना आ जाएगा ये?
27 आ रहा है, 27 कूलम। तो 27 कूलम मतलब कितना है, 3 raised to the power 3 कूलम। सही है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, 3 raised to the power 3। तो 0.25 इंटू 25, तो देख लो उसको भी। ये यहाँ पर गलत हो गया है, ये 0.25 नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट करो इसको। ये दे दिया है 2.25, 2.25 एम्पियर है, तो ये 2.25। ओके, तो ये 2.25 इंटू 12 है। ओके, तो ये 0.25 नहीं था, 2.25 था। तो 2.25 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 27। तो 3 raised to the power 3, तो 27 मतलब क्या है, 3 raised to the power 3, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आ जाएगा 4। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करो, यहाँ पर 0.25 नहीं था। ओके, तो ये 2.25, थोड़ा सा डिम प्रिंट था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके, तो उसको करेक्ट कर दो, 2.25 है। चलो नेक्स्ट, 39। तो 39, क्वेश्चन नंबर 39, इसके बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज 24 वोल्ट। तो कोई सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 24 वोल्ट है। इफ इट्स नेगेटिव प्लेट इज ऑफ -24 वोल्ट, तो उसका नेगेटिव प्लेट जो है -24 वोल्ट है, तो वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट कैन बी। तो पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज कितना हो सकता है, 0। सेकंड 24 वोल्ट, थर्ड जो है 12 वोल्ट, और फोर्थ जो है कांट से। अब कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ये 24 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट। और निगेटिव में अगर -24 है, ओके, तो हमेशा होता क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये मतलब निगेटिव पे -24 है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको ए और बी मानते हैं, तो बी ए माइनस बी बी। अब निगेटिव पे माइनस माइनस और -24, तो ये क्या हो गया, +24। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 24 ही आ गया। ओके, तो निगेटिव पे -24 है, इसका मतलब पॉजिटिव पे 0 ही होना चाहिए। पॉजिटिव पे क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि टोटल 24 है। तो यहाँ पर भी इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो माइनस ऑफ -24 तो +24 हो गया, तो इस हिसाब से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा 0, पॉजिटिव प्लेट पे 0 आ जाएगा। तो पहला 39 को 1, क्वेश्चन नंबर 39, so that will be 1। Next, क्वेश्चन नंबर 40। तो एक सर्किट दे दिया है, यहाँ पर मैं सर्किट निकालूंगा पहले। ये इसको ईएमएफ दे दिया है, या फिर वोल्टेज अप्लाइड, कुछ भी बोल सकते हो उसको। ये आर रेजिस्टेंस, और एक करंट आई फ्लो हो रहा है, एक करंट आई फ्लो हो रहा है। अब देखो ये ध्यान से इस क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ सेल ऑफ ईएमएफ, ओके, एंड रेजिस्टेंस आर, द करंट स्ट्रेंथ इज आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। देन एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम में पूछा है, इन यूनिट टाइम। तो पहला ऑप्शन है E बाय आर, अमाउंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ये हम लिखेंगे, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज
in the direction of current, in the direction of current, direction of current. Second, E by R, amount of positive charge, positive charge goes in all directions at a given cross section, at a given cross section. ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर बस पहले. और नंबर 3, E by R, amount of negative charge, negative charge goes opposite, goes opposite to the direction of, to the direction of current. और लास्ट ऑप्शन है all the above, all the above. तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या आ जाएगा. ओके, ठीक है. तो ये इस तरह से ये सर्किट आपको दे दिया है. तो in an electric circuit with a cell of EMF E and resistance R, the current strength is I. Then at any cross section of conductor in unit time. तो ये E by R, ये जो है यहाँ पर, तो E by R amount of positive charge goes in the direction of current. तो positive charge तो कभी मूव नहीं करेंगे. E by R amount of positive charge goes in all direction at a given cross section. Amount of charge, ऐसा चार्ज दे दिया यहाँ पर, चार्ज goes in all directions at a given cross section. ओके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया यहाँ पर. तो ये इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. E by R अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यस. अब ये करंट का डायरेक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है गोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, इन यूनिट टाइम, आपको पूछा है यूनिट टाइम में. तो E by R अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज गोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये उतना नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये आ जाएगा 3 ऑप्शन. ओके, थर्ड ऑप्शन. तो इस तरह से ये हो गए 40 तक. तो आगे भी देखेंगे हम. नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन है 31 टू 40 तक. अब अगला देखेंगे 41. तो 41 का देखते हैं. 41 क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो ऑप्शन है नंबर 1 रियल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज. क्वेश्चन है ग्रेविटेशन फोर्स इज. तो पहला है रियल फोर्स, दूसरा है स्यूडो फोर्स, तीसरा ऑप्शन है इमेजिनरी फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं. तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? रियल फोर्स है. जैसे कोई मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ओके, तो कौन से फोर्स से घूम रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स. तो ये रियल फोर्स है. तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन वाला फोर्स है. दोनों के बीच में इंटरेक्शन वाला जो फोर्स होता है उसको हम रियल फोर्स बोलते हैं. तो ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली क्या है? रियल फोर्स. तो नंबर 1 आ जाएगा. ओके, तो ये आसान है. आगे देखते हैं दूसरा 42. The minimum velocity with which an object of mass 1 kg must be projected
सो दैट इट विल escape फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। तो इसके वेलोसिटी आपको पूछा है। अब इसके वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं होता। ओके, और यहाँ पर देखो ऑप्शन इस तरह से दे दिए है 42 को, इसके वेलोसिटी 11.2 मीटर पर सेकंड पहला, दूसरा है 11.2 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 11.2 किलोमीटर पर मिनट, और फोर्थ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से अगर हमें बाहर फेंकना है तो कौन से वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये इसके वेलोसिटी जो है ये मास पे तो डिपेंड नहीं, वो चाहे 1 केजी का मास हो, 10 केजी का या 100 केजी का मास। अगर हम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं, √2gr वाला जो फार्मूला इसके वेलोसिटी का, ओके ओके, तो ये जो है वेलोसिटी, तो 11.2, इसका आंसर कितना आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो ये फिर वापस नहीं आएगा, इसके फोके चला जाएगा। तो ऑप्शन है उसका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये 42 का आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ये भी आसान है, इसके वेलोसिटी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 43। 100 watt electric bulb is used for 5 hours every day। ओके, तो पावर बल्ब की दे दी है 100 वॉट, पावर दे दी है 100 वॉट। क्वेश्चन नंबर 43 है, और टाइम दे दिया है 5 आवर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम इन अ वीक? तो एक वीक में कितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा? तो ये ऑप्शन दे दिए यहाँ पर 0.35 किलो वॉट आवर, सेकंड है 3.5 किलो वॉट आवर, थर्ड है 35 किलो वॉट आवर, और ये फोर्थ है 3500 किलो वॉट आवर। ओके, तो ये चार ऑप्शन दे दिए। ओके, तो 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स एवरी डे। तो कोई 100 वाट बल्ब है, तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, या फिर हम एनर्जी कंज्यूम्ड का पहले फार्मूला निकालेंगे, पावर इंटू व्हाट इज दैट, टाइम। तो 100 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 500 वॉट आवर। तो पर डे इतना आ जाएगा। तो एक वीक में, तो एनर्जी कंज्यूम इन वीक, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन अ वीक, इन अ वीक। तो वीक में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी? तो ये वीक में 7 डेज होते हैं, ये 1 डे में पर डे हो गया है। ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, तो ये इतना है। वीक में कितना, या फिर जो 5 आवर्स में जो होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स हम लिखेंगे। तो ये 500 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 3500 वॉट आवर। तो 3500 वॉट आवर वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.5 किलो वॉट आवर आ जाएगा। तो 3.5 किलो वॉट आवर, तो सेकंड ऑप्शन। तो 43 का आ जाएगा अपना सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ये पहले हम 5 आवर्स में निकालेंगे और बाद में इन अ वीक निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, 44। 44, तो 44 में देखो, स्वरा टेक्स 10 सेकंड टू कैरी अ बैग वेइंग 10 kg। ओके, तो टाइम दे दिया है 10 सेकंड। ओके, वेट या फिर मास जो है ये है 10 kg, हाइट दे दिया है 10 मीटर। हाउ मच पावर हैज सी यूज्ड? तो आपको यहाँ पर पावर पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे हैं।
तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 98 वॉट, दूसरा ऑप्शन है 100 वॉट, तीसरा ऑप्शन है 10 वॉट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर आपको पावर पूछा है, तो पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन क्या होता है, एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम। ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो वेट, तो ये सॉरी वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, एम जी, जब ऊपर जा रहे हैं तो हाइट, ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो मास है 10, जी की वैल्यू अब यहाँ पर कुछ नहीं दी, तो 9.8 लिखना है। हाइट है 10 मीटर और टाइम है 10 सेकंड। 10 खत्म हो गया, तो ये 98 वॉट। तो पावर कितना आ रहा है 98 वॉट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जी का वैल्यू 10 भी लिखते हैं ना कभी कभी, तो ये 10 लिखने से 100 वॉट भी आ सकता है। लेकिन देखो याद रखना, कभी भी अगर स्पेसिफिकली अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तभी हम 10 लिखेंगे। अदरवाइज तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे यहाँ पर 100 वॉट भी लिखेंगे तो गलत हो सकता है। तो ये अगर नहीं दिया है तो 9.8 लिखना है। ओके, दिया है तो 10, दिया है तो 10 के हिसाब से आपको सॉल्व करना है उसको। ओके, तो ये 44 का आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलो 45 देखते हैं। 45, तो 45 में द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स। तो वर्किंग ऑफ रॉकेट जो है तो किस पे डिपेंड्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो डैश डैश लॉज ऑफ मोशन पूछा है, तो फर्स्ट दे दिया है, चलो उसका ऑप्शन भी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड। तो रॉकेट जो है, वर्किंग ऑफ रॉकेट, तो वह रॉकेट जब भी हम मतलब ऊपर उसको ये करते लॉन्च करते हैं, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन वाला, वो लॉ हम वहां पर लगाते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही वो एग्जॉस्ट फ्यूल जो है एग्जॉस्ट करके नीचे प्रेशर डालेगा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड उसको अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो रॉकेट ऊपर चला जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन वाला जो फोर्स है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो 45 में ऑप्शन है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए थे, फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फोर्थ जो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से ऑप्शन थे, तो क्या आ जाएगा, थर्ड लॉ। तो 45 का 3 लिखेंगे। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। 46, हाँ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है 46 में। टू बॉल्स हैविंग मास 24 ग्राम। तो एक बॉल है जिसका मास कितना है, हम इसको m1 लिखेंगे। 20 कितना दे दिया है, 25 ग्राम, 25 ग्राम दे दिया है। एंड दूसरा जो बॉल है जिसका मास m2 हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये है 100 ग्राम। ओके, रिस्पेक्टिव लाइन दे आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रही है। ओके, along the same straight line before and after the collision in the same direction, the initial velocity of the ball। तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड और इसकी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आके ये कोलाइड कर रहे m1 m2, ये कोलिजन वाला प्रोसेस। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में है सब कुछ, और आफ्टर कोलिजन ये अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे मतलब एक ही डायरेक्शन में, ये सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मास m1 ही रहेगा, इसका मास m2, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है ये हम उसको u1 लिखते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये u2। अब यहाँ पर v1 जो वेलोसिटी है इसकी, तो कितनी दे दी है, दे कोलाइड्स विथ ईच अदर, देन आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी v2 ये हमें निकालना है, हाउ मच, कितना है वेलोसिटी। ओके, समझ में आ रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में है, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको v2 यहाँ पर निकालना है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगाएंगे। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम हमारे पास लॉ है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम
आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास तो उतना ही रहेगा, बराबर है। मास कितना है 25 ग्राम, तो 0.025 लिखते हैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके, इनटू अब u1 इनिशियल वेलोसिटी कितना है 12, ये 100 ग्राम है, तो पॉइंट ये कितना आ जाएगा 0.1, बराबर है, किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितना है उसका 6। अब ये मास 0.025, इसका वेलोसिटी हो रहा है 10, ये इसका मास है 0.1। ओके, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और इसका वेलोसिटी v2, तो हमें यहाँ पर बस v2 निकालना है। तो 0.025 इंटू 12, तो ये इस तरह से है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम उसका, तो कितना आ रहा है 0.05 इंटू 12, तो ये 0.3 प्लस 0.6, ये 0.25, बराबर है, प्लस 0.1 v2, इस तरह से आ जाएगा। 0.1 इंटू v2 करते हैं उसको, इंटू v2, तो ये 0.9 माइनस 0.25 0.1 इंटू v2, तो ये कितना आ जाएगा 0.65, 0.65 इज इक्वल टू 0.1 इंटू v2, तो 0.65 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू v2, तो v2 आ जाएगा अपना 6.5 मीटर पर सेकंड। चलो इसके ऑप्शंस नहीं लिखे ना हमने, तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है 16 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 12 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 11 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 6.5 मीटर पर सेकंड। तो 6.5 मीटर पर सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन। तो ये 46 का आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, बराबर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 4 है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता दो बॉडीज के बीच में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलते हैं, एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है दो बॉडी के बीच में। तो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो 47 आ जाएगा अपना 3। चलो 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में दे दिया है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईस्ट। तो 1 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। देन 3 मीटर टुवर्ड साउथ, तो ये 3 मीटर साउथ की तरफ, और उसके बाद एंड फाइनली 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में फिर से 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ पर 7 मीटर, 3√2 मीटर, 3√2 मीटर एंड 7 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 7 मीटर, 5 मीटर, और फोर्थ वाला ऑप्शन है 5 मीटर, 7 मीटर। चलो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, पहले पूछा है आपको डिस्टेंस और आप बाद में पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ बॉडी यहाँ से निकली है, ओके, तो एक्चुअल पाथ ये इतना कवर कर रही है। तो 1, 3 और ये 3 यहाँ पर आ गई फाइनली, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो गई
और यहाँ पर फाइनली आ गई। तो ये 1 और 3 4 और ये 7 मीटर। तो 7 मीटर है, तो या तो पहला ऑप्शन होगा या फिर थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट, अब ऐसे जैसे जा रही बॉडी वैसे हम देखेंगे नहीं, हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर डालते हैं। तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये कौन सा, ये ए टू बी, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ए टू बी वाला। ओके, या फिर हम ए बी सी ऐसे लिखेंगे उसको, तो ये ए बी सी ट्रायंगल में आ जाएगा। तो ऐसे, तो यहाँ पर देखो ये कितना है 3 मीटर, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर, ये 3 मीटर। तो ये 1 मीटर और ये 3 मीटर, तो ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो हमें ये निकालना है, ये तो ये कितना आ जाएगा, √3² प्लस 4²। तो ये आ जाएगा √3² प्लस 4²। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा √9 प्लस 16, तो √25, तो ये 5 मीटर। ये आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल जर्नी। ओके, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ये 7 मीटर, पहला आ गया था 7 मीटर, डिस्टेंस कितना आ गया था 7 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया था 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। तो 7 मीटर 5 मीटर मतलब 3 वाला ऑप्शन। तो 48 पे आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 49। 49 पे देखो, विच ऑफ द क्वांटिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो कौन सी क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है? पहला है स्पीड, सेकंड है वेलोसिटी, थर्ड है एक्सेलरेशन, और ये फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल मोशन जो है बॉडी का, कौन सी क्वांटिटी डिसाइड करती है? तो डिसाइड करती है अपनी वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो है, तो ये वेलोसिटी क्या करते हैं, एक्चुअल डिसाइड करती है जो मोशन होता है। मतलब पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो डायरेक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, मतलब जो भी है ये सब कौन बताता है, वेलोसिटी बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 का क्या आ जाएगा, सेकंड। ओके, अब लास्ट है अपना क्वेश्चन 50। तो लास्ट देखेंगे हम यहाँ पर 50। पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ग्राफ दे दिया, पहले हम ग्राफ निकालेंगे। ये 5, ये t सेकंड में है, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। और पहले ऑप्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड 25 सेंटीमीटर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड है 50 मीटर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ है 100 मीटर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पर रिटार्डेशन है एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड, तो ये 5 दे दिया, तो 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमें निकालना है। ओके, एंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, और दूसरा क्या निकालना है यहाँ पर, रिटार्डेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिटार्डेशन। तो देखो यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो ये 10, तो ये 50 मीटर।
तो ये 50 मीटर आ रहा है, तो चाहे हो ना हो यही ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर भी रिटार्डेशन वाली बात चेक करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनली वहां पर जाके जीरो हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 20 प्लस ए इंटू टाइम कितना है 5, तो -20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है -4 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है आपको? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये रिटार्डेशन क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव है तो ये -4, तो ये क्या आ जाएगा? +4। ओके, तो ये माइनस सीधा लिखता हूँ यहाँ पर। तो रिटार्डेशन क्या आ जाएगा? तो रिटार्डेशन दैट इज इक्वल टू, ये माइनस है एक्सेलरेशन तो निगेटिव, इसका निगेटिव करेंगे और तो ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 50 का, ऑप्शन आ जाएगा अपना 3 ऑप्शन। ओके, तो 3 ऑप्शन। तो इस तरह से ये जो है 46 का 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा पेपर जो है फिजिक्स का यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इस आंसर की के साथ आपके आंसर की भी मैच कर लो। ओके, तो ये इस तरह से शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट जो आज का पेपर हो चुका है, ओके, पीसीबी 2022। तो ये इस तरह से जो हमने पेपर डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको पसंद आया हो। ओके।